ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि द वर्ल्ड इज अ जंगल, यू आइदर फाइट एंड डोमिनेट और हाइड एंड इवेपोरेट। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जो टाइम टेबल वो बना रहे हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो भी वो सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। देखिए, यहाँ पर हर कोई, लाखों एस्पिरेंट्स यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और लाखों एस्पिरेंट्स ने जो अपना टाइम टेबल है वो बनाया हुआ है, और उसमें से 50% ऑफ द लोग जो अपना टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब अगर आप आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे तो जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ है वो अपना टाइम टेबल फॉलो करके आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए डिपेंड आप पर करता है कि यहाँ पर ये जो जंगल दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको फाइट करना है, डोमिनेट करना है, या फिर छुपना है और इवेपोरेट हो जाना है। जो डिपेंड आप पर करता है कि आपने जो सोचा है उस पर अमल करके, क्योंकि आपने खुद सोचा है, आपने खुद ने टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो जो आपने खुद कमिटमेंट्स की हुई है अगर आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे जो आगे आपके लिए कमिटमेंट्स आएगी, जब एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके सामने कमिटमेंट्स आएगी, वो आप कैसे पूरी कर पाओगे। इसीलिए यहां पर जो भी आपने सोचा है, आप आलस भगाकर, आप जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहकर आप करके देखिए। आप चेयर पर बैठे रहिए, जिस पढ़ाई की चेयर पर आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर बैठे रहिए, उससे उठिए मत, मोबाइल को हाथ में लीजिए मत। आपको पहले तकलीफ होगी लेकिन बाद में अपने आप आदत हो जाएगी, अपने आप आदत हो जाएगी। आप करके देखिए। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर 4 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है आज इंडियन एक्सप्रेस, उसी के साथ साथ द हिंदू में भी। तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। ये जो कंट्री है, ये कंट्री यहाँ पर कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आप ही के लिए एक्सरसाइज ला रहा हूँ मैं, नहीं तो ये एक्सरसाइज लाने का कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए और इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर लिखिए। नाम ही लिखिए लेकिन एटलीस्ट लिखिए। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस जो है वो नीचे गए हैं, तो क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो है वो आपने उसका क्या करना है, लेना है नहीं लेना है, इन्वेस्टेड रखना है नहीं रखना है, वो एग्जाम में थोड़ी आपको पूछा जाएगा। ये जो आर्टिकल है एनआरआई से रिलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर एनआरआई जो है, अब वो पोस्ट के जरिए अगर वोट कर पाते हैं तो इससे क्या परिणाम पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने आ रहा है। आज कई सारे मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब अगर आप GS4 देखो, एथिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है, उसी के साथ साथ GS2 जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। ये वाला जो है इस पर भी हमको मेंस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलने वाले हैं और इस आर्टिकल को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं तो इसमें कुछ खास न्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि ये देखोगे आप, वायरस के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब वैक्सीन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। ये वाला अगर आप देखोगे, फार्मर की जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए दिन पे दिन क्या हो रहा है, इस फार्मर ने ये कहा, फिर सरकार ने ये कहा, फिर ये फार्मर ने ये बोला, फिर सरकार ने ये बोला। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब हमने जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे के रीजंस, इस पर पूरा तरीके से कॉम्प्रहेंसिव वीडियो देखा हुआ है ना। आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, सेपरेट लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो वो आपने देख लिया है। अब उसी के साथ साथ जो फार्मर्स है उसकी मांग क्या है वो भी हमने वहां पर देख लिया है। तो अब यहां पर इन दी एंड आउटकम क्या निकल कर आता है। गवर्नमेंट ये जो लॉज लाए गए हैं उसमें चेंजेस करती है या फिर कुछ उनको राइटिंग में देती है। जो भी चीज़ें होगी इन दी एंड वो अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रैदर देन हम ये रोज के रोज क्या हो रहा है वो देखें, है ना। डायलॉग बाजी हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर JNU जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला अगर हम देखते हैं तो जो फुटबॉल है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर आप फुटबॉल लवर हो तो आप यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो है वो खुद से पढ़ सकते हो। द हिंदू अगर हम देखते हैं तो इसमें ये वाले जो आर्टिकल्स है, जैसे कि ये वाला आर्टिकल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है उनके बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली हमारे GS पेपर 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बेसिकली इसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके इसमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिल रही है और अलग अलग क्वेश्चंस पर। तो इसमें 2 मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो निकलने वाले हैं और एक केस स्टडी जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ इस आर्टिकल के थ्रू।
अब यहाँ पर फार्मर जो है उनकी प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो अगेन यहाँ पर हमने फार्मर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। ये वाला जो है, ये वाला भी हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ये वाला देखते हैं स्कूल्स रीओपनिंग का, तो देखिए स्कूल जो है वो रीओपनिंग होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अब जब एग्जाम आएगी, जब मेंस आएगा, उसमें तो स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये पढ़ के कि रीओपन होने के लिए क्या कंडीशन है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये वाला भी अगर आप आर्टिकल देखोगे तो जियो बिडेन जो है वो अगर आ रहा है तो फिर अब इसने क्या करना चाहिए, ईरान के साथ वो पॉलिसी क्या रखेगा, मतलब क्या है कि ये जो है भविष्यवाणी वाली चीज़ें ये करके कोई मतलब ही नहीं है कि इसने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जियो बिडेन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। हमने यहाँ पर टाइम वेस्ट अगर कर दिया कि हाँ ये अब न्यूक्लियर डील जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करेगा, ये जो है बराक ओबामा जो है उसके साथ था, तो बराक ओबामा ने यहाँ पर न्यूक्लियर डील जो है ईरान के साथ की थी, तो अब ये भी वो रखेगा। लेकिन यहाँ पर ये अभी क्या करेगा कि जो सैंक्शंस है वो बरकरार रखेगा ईरान पर, या सैंक्शंस जो है वो निकाल लेगा। अब ये अगर जो बिडेन ने पूरे अपने कार्यकाल में 4 साल में अगर ईरान की तरफ देखा ही नहीं तो हो गई ना टाइटा फिश। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर हम जो भविष्यवाणियाँ होती है वो यहाँ पर वो वाले आर्टिकल जो वो देख के मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए हर एक आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एडिटोरियल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें कुछ देते नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस किया जाए, उन्हें हम प्रॉपर तरीके से देखें। तो इसलिए लिमिटेड आर्टिकल्स देखिए, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो देखिए, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, जिससे कि आपकी एनर्जी भी बचेगी और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा कि ये भी बाप रे इसमें क्या दिया गया था, इसमें क्या दिया गया था, इसमें क्या दिया गया था, इसमें क्या, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ऑल इन वन सीरीज यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, जहाँ पर दोनों ही पेपर के जो एडिटोरियल्स है वो कवर किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में पूरा मज़ा मिल जाए। तो चलिए मज़ा लेते हैं, लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप एक तो टेलीग्राम पर फॉलो कर ही सकते हो। उसी के साथ साथ एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। कौन सा ऐप है? एमएम एकेडमी ऐप है। ठीक है, एमएम एकेडमी ऐप है, जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल हो चुका है, कल पूरा कंप्लीट हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का भी कोर्स। इंडियन पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाला है, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का आने वाला है, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेस आने वाले हैं। आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो भी चल रहा है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि जल्दी ही प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो इसीलिए झोल मत खाइए, फटाफट डाउनलोड कीजिए और जो वीडियोस हैं उनको एंजॉय कीजिए। चलिए तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि एनआरआई जो है वो पोस्ट के जरिए कैसे वोट कर पाएंगे। जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स देखते हो तो उस पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे कि एनआरआई जो है ये कौन होता है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसी के साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो मतलब जो हमारी वोटिंग सिस्टम है उसमें किस किस तरीके से, मतलब हम बैलेट पेपर से वोटिंग बोलिए, ईवीएम से वोटिंग बोलिए, प्रॉक्सी वोटिंग बोलिए, या फिर जो पोस्टल वोटिंग बोलिए, तो पोस्टल वोटिंग में कौन कौन फिलहाल शामिल है, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एनआरआई कौन है, उसी के साथ साथ क्या उनको वोट करने के लिए जो पोस्ट है उसका देना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो हमने शुरू करनी चाहिए, या फिर प्रॉक्सी वोटिंग जो है वो यहाँ पर करनी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके ड्रॉबैक्स होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल रहा है कि डू यू थिंक एनआरआई वोटिंग थ्रू पोस्ट विल फेवर रूलिंग पार्टी। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, बोला गया है कि एनआरआई जो है अगर वो वोट करते हैं पोस्ट के थ्रू तो वो रूलिंग पार्टी को क्या फेवर होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो एनआरआई जो है अपने आप ही एनआरआई जो है वो डिफाइन करना, फिर उसके बाद पोस्ट जो है उसके जरिए यहाँ पर जो वोटिंग है आप इसमें कैसे कर सकते हो। आपको ब्लैंक पेज मिलता है मेंस आंसर राइटिंग में। अब मेंस आंसर राइटिंग में लिखना कैसे है, तो बेस के लिए आप ये वाले वीडियोस जो है वो देख सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए आप जो डू यू अग्री वाले क्वेश्चन जो है कैसे उसको अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे आपको इसी तरीके के मॉक क्वेश्चन और उसके जो मॉडल आंसर्स है वो आपको एमएम एकेडमी ऐप के कोर्स में मिल जाएंगे, एमएम एकेडमी पर जो कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एनआरआई और जब ब्लैंक पेज मिलता है आपको, उसमें आपको ट्री डायग्राम बनाना, फ्लो डायग्राम बनाना वो भी आसान जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो वोटिंग सिस्टम अगर हम देखें तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो वोटिंग सिस्टम है उसको कर सकते हो कि बैलेट पेपर जो उससे हम वोट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम जो मतलब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है वो भी होती है, प्रॉक्सी वोटिंग जो है वो भी होती है, पोस्टल बैलेट से भी होती है। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में
पोस्टल बैलेट में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये बना सकते हो। इससे क्या होता है, चेक करने वाले को भी ईजी जाता है और उसी के साथ साथ हमें लिखने में भी मज़ा आता है ना। तो ये अगर हम लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर जो बुलेट हम लगाते हैं वो भी ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर जो है उसको अप्रोच कर सकते हो। अब यहाँ पर जो एनआरआई वोटिंग जो है वो रूलिंग पार्टी को फेवर करेगा जब हम बोल रहे हैं, तो मतलब एनआरआई ओवरऑल पूरी दुनिया में डायस्पोरा कितना है वो भी आपको पता रहना चाहिए। डायस्पोरा इंडिया के लिए कैसे हेल्पफुल है वो भी आपको पता रहना चाहिए। उसी के साथ रूलिंग पार्टी को कैसे फेवर कर सकता है, यहाँ पर अग्री या डिसएग्री आप दोनों कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर न्यूज़ बेसिकली चल क्या रही है, तो लास्ट वीक इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने यहाँ पर लॉ मिनिस्ट्री जो है उसको अप्रोच किया कि वो एनआरआई को अपने वोट कास्ट करने के लिए परमिट करे पोस्टल बैलेट्स के थ्रू। मतलब क्या, पोस्ट के थ्रू। अब यहाँ पर कमीशन जो है उसने इन्फॉर्म किया गवर्नमेंट को कि वो रेडी है, मतलब टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो रेडी है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है वो यहाँ पर जो अब्रॉड में वोटर्स हैं उनको यहाँ पर देने के लिए जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं आसाम में, जो अलग अलग जगहों पर होने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर करंट प्रोसेस क्या है, करंट प्रोसेस एनआरआई को अगर वोट करना है, ठीक है, एनआरआई को अगर वोट करना है तो एनआरआई कहाँ से बिलोंग करेगा, उसकी पर्टिकुलर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, है ना, कोई एरिया रहेगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर उसका रेसिडेंस है, जो उसके पासपोर्ट में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर जाकर उनको वोट करना पड़ता है, ईवीएम मशीन पर जाकर वोट करना पड़ता है। अब वो वोट कहाँ पर कर सकते हैं, इन पर्सन ही जाकर वो वोट कर सकते हैं, है ना। अब जब वो वोट कर रहे हैं तो उनका पासपोर्ट जो है ओरिजिनली पोलिंग स्टेशन पर देना पड़ता है। वोटिंग राइट जो है एनआरआई के ये इंट्रोड्यूस किए गए 2011 में, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर 2011 में जो एनआरआईज हैं उनके वोटिंग राइट्स यहाँ पर लाए गए, जिससे कि वो इन पर्सन, मतलब अगर यहाँ पर मैंने फोटो जानबूझकर ये लगाया हुआ है जिससे कि समझने में आसानी जाए, है ना। यहाँ पर हालांकि अब वो तो शादी वादी हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझने में आसानी जाए तो बेसिकली क्या है कि अगर प्रियंका चोपड़ा को वोट करना है तो पासपोर्ट पर जो एड्रेस लिखा हुआ होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, वहाँ पर इन पर्सन आकर उनको वोटिंग जो है वो करना है। अब इनके पास पैसा है तो वो आकर कर भी सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि वहाँ पर वो काम करने के लिए गया हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए कोई यूएसए में काम करने के लिए गया हुआ है, जॉब करने के लिए गया हुआ है, और जस्ट उसको जॉब लगी हुई है, उसके पास इतना पैसा है नहीं, तो यहाँ पर आकर वो वोट कैसे करेगा या करेगी, है ना, प्रॉब्लम आता है ना। तो ऐसे सिनारियो में अब क्या किया जाना चाहिए, तो करंट प्रोसेस तो हमारी ये है कि भैया इन पर्सन तुमको आना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि एनआरआई है कौन, एनआरआई कौन है। तो देखिए डायस्पोरा, डायस्पोरा जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया का हमें देखने को मिलता है, या फिर जो इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड में रह रहे हैं, टेम्पररी रह रहे हो या परमानेंटली रह रहे हो, ये हमें डायस्पोरा जो है वो देखने को मिलता है। आप सुनते होंगे ना कि इंडिया का डायस्पोरा जो है वो बहुत बड़ा है, इंडिया का डायस्पोरा जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है, नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने डायस्पोरा को जाकर संबोधित किया, ऐसे आप कई बार सुनते होंगे डायस्पोरा। तो डायस्पोरा अगर हम देखते हैं तो उसमें एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सभी इंक्लूड होते हैं। अब 2015 में जो पीआईओ और ओआईसी है उनको मर्ज कर दिया गया अंडर ओसीआई कैटेगरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें जो पॉलिटी के लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर जो कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है उसमें हमने ये सब कुछ कवर किया हुआ है। अब एनआरआई जो है वो कौन होता है, वो इंडियन सिटीजन ही होता है जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है। एनआरआई मतलब कौन है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब इंडियन है वो, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, लेकिन वो रिसाइड नहीं कर रहा है, नॉन रेसिडेंट, वो रिसाइड नहीं कर रहा है इंडिया में, ठीक है। रिसाइड कहाँ कर रहा है, आउटसाइड इंडिया। अब ये आउटसाइड इंडिया मतलब क्या, अगर मैं फॉरेन कंट्री घूमने के लिए जाता हूँ तो मैं वहाँ पर रिसाइड नहीं कर रहा हूँ इंडिया में, तो मतलब मैं भी वहाँ पर एनआरआई हो जाऊँगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई घूमने के लिए जा रहा है, अगर कोई पर्टिकुलरली कोई प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहा है, तो क्या वो झट से एनआरआई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इंडिया से दूर रहना होगा। आप स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहे हो, किसी और कंट्री में रिसाइड कर रहे हो लेकिन इंडियन पासपोर्ट पर, तब जाकर आप एनआरआई जो है उसकी कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब क्या है, वो एक व्यक्ति, उसे एनआरआई कंसिडर किया जाएगा अगर वो 182 डेज या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में अगर वो इंडिया में नहीं है। अब फाइनेंशियल हमारा ईयर कौन सा होता है, हमारा अप्रैल से लेकर तो मार्च तक का होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब ये फाइनेंशियल ईयर में फर्ज कीजिए कि प्रियंका चोपड़ा अगर वो अप्रैल में चली जाती है आउट ऑफ कंट्री, फिर उसके बाद अगर वो सितंबर तक आती ही नहीं है,
तो मतलब क्या हो गया कि अब 182 डेज अगर इंडिया के बाहर है तो फिर अब वो एनआरआई जो है वो कहलाएगी। या फिर 4 साल जो प्रीवियस 4 इयर्स रहे हैं उसमें से अगर वो इंडिया में 365 डेज से कम रही है, मतलब कि 1 साल से कम रही है। आपको देखिए मोटे मोटे तौर पर समझना है, आपको एकदम डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि तब जाकर वो एनआरआई जो है वो कहलाते हैं। तो अब आपको एनआरआई समझ में आ गया। तो इन्हीं के वोटिंग की बात की जा रही है कि जो एनआरआई है जो यहाँ पर काफी महीनों से या फिर बहुत ही कम इंडिया में रह रहे हो, वो आउट ऑफ कंट्री में ही जॉब कर रहे हो लेकिन उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो उनको वोट करने का तो अधिकार रहना चाहिए। वोट करने का अधिकार है तो अगर कोई एनआरआई इंडिया में नहीं आ पा रहा है तो फिर उसको वो कैसे वोट करेगा, उसका तो वोट हमारा वेस्ट जा रहा है, मतलब हमारी डेमोक्रेसी जो है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए सभी का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। तो अब उनको हम कैसे एम्पावर करें कि आप भी वोट कर पाओ, तो यहां पर पोस्टल सिस्टम जो है वो लाई जा रही है। करंट स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं, क्योंकि इक्का दुक्का लोगों के लिए अगर हम पूरी सिस्टम चेंज करने जाएंगे तो फिर मतलब नहीं है। तो क्या एनआरआई इतने हैं कि उनके लिए मतलब इतनी मेहनत करना सफिशिएंट है? तो अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट ऑफ 2015, ठीक है, ऐसा अगर आप मेंस में कोई रिपोर्ट कोट करते हो उसके तहत इतना है तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। ये तो आपके हिसाब से अगर आप लिख दोगे कि इंडिया का डायस्पोरा जो है वो लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में ऑफ 16 मिलियन, तो ठीक है वाह, इसको पता है। लेकिन अगर आप कोट वोट करते हो इसके मुताबिक तो एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। बाप रे, मतलब इसको रिपोर्ट भी पता है कौन सी रिपोर्ट के तहत 16 मिलियन है, जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। तो मेंस में आप ध्यान में रखिए ऐसे जो रिपोर्ट्स होते हैं कोट करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो एनआरआई वोटर्स का इन कंपैरिजन वो काफी लो रहा है। इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन रफली 25,000 जो है वो वोट करने के लिए आए थे, ठीक है, मतलब सिर्फ 25,000। आप देखिए 16 मिलियन हमें डायस्पोरा जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? अब यहां पर वोटिंग जो है पोस्टल बैलेट से काम कैसे करेगी एनआरआई के लिए? देखिए कोई भी एनआरआई जो इंटरेस्टेड है वोट करने के लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू, उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर नॉट लेटर देन 5 डेज आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, मतलब यहां पर इलेक्शन जो है उसको नोटिफिकेशन आ गया है, अब उसके 5 दिन के अंदर अंदर उनको यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको यहां पर बताना पड़ेगा कि हमको वोट करना है। अब जब ये इंफॉर्मेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास आ जाएगी तो बैलेट पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिकली यहां पर क्या करेंगे? डिस्पैच करेंगे, उनके पास भेजेंगे। तो एनआरआई वोटर क्या करेगा? वो डाउनलोड करेगा, उस पर अपना प्रेफरेंस देगा, जिसको भी उसको वोट करना है वो देगा, है ना, ऑन दी प्रिंट आउट, और फिर वो फिर से यहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भेज देगा एक डिक्लेरेशन के साथ, जो अटेस्टेड रहेगा ऑफिसर जो अपॉइंट किया जा रहा है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, मतलब यहां पर जो भी ऑफिसर यहां पर अपॉइंट किया जा रहा है उसके तहत। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहां पर जो प्रोसेस है वो रहने वाला है। मतलब सबसे पहले क्या होगा, जो एनआरआई है जैसे इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर हो गए, नोटिफिकेशन आ गया, उसके 5 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको बताएगा कि मुझे वोट करना है। दूसरा क्या रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उसको जो इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर है वो भेजेगा। मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि वो जाकर थमाएगा फ्लाइट से जाकर वो बोलेगा हाँ लो, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली भेजेगा। तीसरा क्या है कि डाउनलोड करेगा, अपना प्रेफरेंस देगा और फिर एक डिक्लेरेशन के साथ वो भेज देगा। इस तरीके से उसका वोट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? अब प्रॉक्सी वोटिंग जो है उसका क्या हुआ? क्योंकि हमने देखा था कि यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल पास किया था प्रॉक्सी वोटिंग राइट्स का एनआरआईएस के लिए 2017 में। लेकिन 16th लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गया तो यहाँ पर बिल जो है वो भी लैप्स हो गया। इलेक्शन कमीशन जो है उसने अभी पोस्टल वोटिंग के लिए बोला है, ना कि प्रॉक्सी वोटिंग के लिए, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कॉलेजेस में हमारी जो अटेंडेंस है प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाई हुई है ना, कि अपन जा नहीं रहे हैं, अपन ने दोस्त को बोल दिया कि देख यार ऐसा है कि मैं आ नहीं रहा हूँ तो तू मेरी अटेंडेंस जो है वो लगा लेना। तो वहाँ पे सर या मैडम ने अपना नाम लिया, अपने दोस्त ने प्रेजेंट बोल दिया, है ना, तो वो हो गया प्रॉक्सी वोटिंग, प्रॉक्सी अटेंडेंस। उसी तरीके से प्रॉक्सी वोटिंग कि मैं यहाँ पर वोट करने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं तो आउट ऑफ कंट्री में हूँ, तो वहाँ पर मैं अपने कोई रिलेटिव को बोलूंगा कि देखो मेरे को इसको वोट करना है, तुम वोट करके आ जाओ। वो हो गया प्रॉक्सी वोटिंग। तो इसके लिए नहीं बोला गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो चीज़ है प्रॉक्सी वोटिंग के लिए तो यहाँ पर बिल लाया जा रहा था, लेकिन क्या ये जो पोस्टल है इसके लिए भी क्या बिल लाने की जरूरत है? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, गवर्नमेंट को सिर्फ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल जो है 1961 इसको अमेंड करना पड़ेगा। पार्लियामेंट का नॉड लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसमें सीधा जो पार्टी है रूलिंग पार्टी वो ये कर सकती है। क्लियर है? अब देखिए ओवरसीज सिटीजन जो है, ओवरसीज इंडियन जो है, उनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको मेंस में काफ़ी काम आएगा। जैसे कि बेनिफिट अगर आप देखोगे तो इंडिया का डायस्पोरा जो है वो रिमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा भेजता है, पैसा काफ़ी ज़्यादा भेजता है। तो रिमिटेंस अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट इंडिया में देखने को मिलता है ना। उसी के साथ साथ
यहाँ पर डोमेस्टिक चैरिटीज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आती है। स्ट्रॉन्ग कल्चर इमोशनल फीलिंग जो है वो भी यहाँ पर आती है। डायस्पोरा जो है एजेंट ऑफ चेंज की तरह एक्ट करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील है ना, ये भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि एक डायस्पोरा अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो रिलेशन है हमारे उस कंट्री के साथ वो भी अच्छे हो जाते हैं, वो भी यहाँ पर नर्चर होते हैं। डायस्पोरा अगर हमारा कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है तो क्लियर है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इससे क्या रूलिंग पार्टी को बेनिफिट होगा? क्यों रूलिंग पार्टी को बेनिफिट होगा? क्योंकि देखिए रूलिंग पार्टी जो होती है, फर्ज कीजिए कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है मोदी जी, है ना। अब ये क्या है, ये किसी भी कंट्री में जाकर वहां पर भाषण जो है वो दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। रैली जो है वो उस वही कंट्री अरेंज करेगी, जैसे कि हाउडी मोदी हुआ था। इस तरीके से अगर यहाँ पर बोल दिया इन्होंने तो हर कंट्री में जाकर वो इस तरीके के संबोधन जो है वो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। सामने वाली कंट्री पूरा खर्चा उठाएगी, सामने वाली कंट्री पूरा ये करेगी, है ना। तो क्या होगा, एनआरआईएस तक पहुंचने के लिए जो यहां पर रूलिंग पार्टी है उनको ज्यादा इजी जाएगा। वही अगर अपोजिशन है, अब राहुल गांधी है, वो अगर बोलेंगे मेरे को अमेरिका में भाषण देना है तो बोलेंगे क्यों, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इनको जो अपोजिशन वाली पार्टी है उनको कनेक्ट करने में मुश्किल जाएगी। ये तो एक चीज हो गई। लेकिन ये भी है कि जो डायस्पोरा है वो इतना भी इन्फ्लुएंशियल नहीं होता है कि वहां पर आकर किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वो भी न्यूज़ देखते हैं। अगर उनको इंडिया में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो इंडिया के न्यूज़ भी देखेंगे, है ना, इंडिया के बारे में जानेंगे भी। तो इस तरीके से इतने जल्दी इन्फ्लुएंशियल नहीं होंगे और जो रियलिटी में हो रहा है उसी पर ध्यान देंगे। ऐसा भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। मतलब दोनों पार्ट इसके हो सकते हैं, हम अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आ गया है। एनआरआई जो है वो पोस्ट से वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका भी जवाब आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आइए यहाँ पर द हिंदू का एक आर्टिकल देखते हैं, मोरल बूस्ट फॉर पुलिस पर्सन्स। ये हमारे जीएस पेपर 4 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब देखिए, अर्ली में अमित कुमार जो है 32 ईयर्स ओल्ड कांस्टेबल, ये फर्स्ट कोविड कैजुअलिटी वाले पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस मैन जो है ये बने हैं। ये सेवरल हॉस्पिटल्स में गए थे लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया एडमिट करने के लिए और फाइनली वीर गति को प्राप्त हो गए। ऑफ 6405 पर्सनल दिल्ली पुलिस जिनको पॉजिटिव टेस्ट हुआ है, अंटिल नवंबर 14 23 जो है वो सक्कम्ड हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन क्यों है? अनडाउटेडली यहाँ पर पुलिस जो है उनकी नौकरी इस तरीके की है कि उनको सब कुछ देखना है ना। यहाँ पर जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखना है, जो मास्क पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इनको यहाँ पर अरेंज करनी है। तो अपार्ट फ्रॉम हेल्थ वर्कर्स जो है वो तो डायरेक्टली वहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्टली उनको सारी चीज़ें देखना है। पुलिसमैन जो है उनको यहाँ पर जो स्प्रेड है कोविड-19 का वो यहाँ पर पूरा झेलना है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे उनकी ड्यूटी है ये, मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर हम देखते हैं तो जो जनरल पब्लिक है उनका इंटरेक्शन, उनको बताना, उनको पकड़ना, उनको सारी चीज़ें जो है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किए जा रहे थे। अब इसकी वजह से क्या है कि वो काफ़ी विक्टिम हो जाते हैं इस वायरस के लिए। मतलब अगर किसी इंसान को अगर उस इंसान के कांटेक्ट में कोई पुलिस वाले आ गए तो फिर उनको भी फैल गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पुलिस फाउंडेशन 1.5 लाख पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर्सनल जो है वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं कोविड-19 के लिए बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। एंड मोर देन 900 जो है वो अपनी जो लाइफ है वो गंवाए हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रोन है पुलिस वाले जो है, कितने विक्टिम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 के। अब यहाँ पर कंपेंसेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंपेंसेशन जो दिया जा रहा है, अब जो जिनकी भी यहाँ पर लाइफ गई है उनकी फैमिली को यहाँ पर कंपेंसेशन जो है स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पर जिनको भी यहाँ पर जिन्होंने अपनी जो लाइफ है गंवाई है उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। स्टेट पुलिस 10 लाख रुपए जो है आउट ऑफ पुलिस वेलफेयर फंड फैमिलीज को यहाँ पर दे रहे हैं। अनदर 2 लाख 3 लाख ये पे किया जा रहा है इंश्योरेंस फंड से। उसी के साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट अमित कुमार की फैमिली जो है उनको 1 करोड़ रुपये जो है वो पे किया गया। अनदर 10 लाख जो है पे किया गया दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से। तो इस तरीके कंपेंसेशन जो है वो तो दिया जा रहा है। मगर ये जो कंपेंसेशन है ये मतलब बात क्या हुई, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। ये तो ऐसा ही हो गया कि फार्मर्स को जो लोन वेवर है वो दिया जा रहा है, उससे मतलब क्या हो रहा है? उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अगेन अगले साल जो फार्मर्स है उनकी वही हालत रहने वाली है। तो इसलिए जब तक हम स्ट्रक्चर पर काम ना करें, जब तक हम स्ट्रक्चरली काम ना करें तब तक कोई मतलब नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए? देखिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं,
है ना? इसीलिए मतलब क्या है, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, रूल यहाँ पर एनफोर्स रहना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सर्विस को रिकॉग्नाइज करना बाय इंस्टीट्यूटिंग अ मेडल टू सिग्निफाई एफर्ट्स ऑफ मेनी जो ये वायरस को कम्बैट करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना? ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ मेडल्स ऑन पुलिस पर्सन चेस्ट यहाँ पर सर्व एज ए मोरल बूस्टर फॉर देम, क्योंकि अगर चेस्ट पर ये होता है, मेडल होता है, तो फिर एक बूस्टर जो है वो उस तरीके का काम करता है। अब देखिए कुछ मूवीज में बोलते हैं कि क्या हो जाएगा, पैसे ले लो, क्या हो जाएगा, मेडल ही तो लगेंगे। ये क्या होता है, सोसाइटी पर इंपैक्ट करता है। मतलब अगर कोई एक एस्पिरेंट है, ठीक है, एक एस्पिरेंट है जो काम जो एक्चुअल में आईपीएस बनना चाह रहा है, बहुत लोगों की चाह होती है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे यहाँ पर लड़ना है। अब ये भी चाह निर्माण कैसे होती है, जब हम जो जो सिंघम टाइप के जो पुलिस ऑफिसर से अगर हम वहाँ पर देखते हैं, मतलब एक इन्फ्लुएंस जो है वो तैयार करता है, माइंड पर तैयार होता है, एक इन्फ्लुएंस माइंड पर तैयार होता है। लेकिन उसी मूवी में अगर इस तरीके के डायलॉग डाले जाए कि पैसा ले लो, ये पैसा ले लो और मुझे छोड़ दो, क्या हो जाएगा, अगर मुझे पकड़ लोगे, मुझे मार दोगे तो क्या हो जाएगा, जो छाती पे मेडल मिल जाएंगे, लेकिन उससे क्या ही तुम्हारा घर चलेगा। तो ये जब आते हैं तो ये भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, ये भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। इससे क्या होता है, इससे एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है कि मूवी वाले ट्राई करते हैं मूवी में बताने की जो रियल इसमें चल रहा है, और फिर मूवी को देखकर रियल लाइफ में भी वो चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक विशियस साइकिल जो है वो बन जाती है ना? तो इसीलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, तो एक बूस्टर की तरह उसको सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, कोविड-19 को कॉम्बैट करना कोई इजी टास्क नहीं है ना? सेंटर और स्टेट जो है यहाँ पर जॉब्स रिजर्व कर सकती है बच्चों के लिए, जो पुलिसमैन के बच्चे हैं उनके लिए जॉब जो है वो रिजर्व कर सकती है कि जिससे एक बूस्ट जो है वो भी मिल जाए। यहाँ पर हाई टाइम हो चुका है कि गवर्नमेंट यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी जो है हेल्थ और मेडिकल कवर को यहाँ पर दे पुलिस ऑफिसर्स की, सीएपीएफ पर्सनल की। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर उनको हम जो आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 21 है, जैसा हमने देखा हुआ है, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब आपको खतरे में नहीं डाल सकती है सरकार, लेकिन यहाँ पर कुछ इस पर जो सहूलत है वो दी गई है, जैसे कि पुलिस पर्सनल, सीएपीएफ, इनको आप वहाँ पर रख सकते हो, और वो ये नहीं बोल सकते कि मेरा आर्टिकल 21 जो है वो खतरे में आ रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट खतरे में आ रहा है, तो मैं वहाँ पर क्यों खड़ा रहूँ। लेकिन यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी जो है वो दी जानी चाहिए हेल्थ और मेडिकल कवर को, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अब वो कांस्टेबल अगर भटक रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर वो सरकार की ही वजह से रखे गए हैं, और वो अगर उनको कोविड हो रहा है तो जो हॉस्पिटल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहाँ का रूल हो गया फिर, है ना? तो यहाँ पर क्या है, टॉप प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें बदल सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी जो है, इसको क्या रीवर्क करने की जरूरत है। देखिए हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जब नेबरहुड की बात आ रही है, तो नेबरहुड हमें पता रहना चाहिए कि इंडिया के नेबरहुड क्या है। यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान जो है वो हमारे सोवन इंडिया को बॉर्डर करता है। अब हालांकि अफगानिस्तान जो है वो टच करता है वो वाली बॉर्डर, कौन सी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है, मगर फिर भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर आप देखोगे इंडिया का सोवन हिस्सा है ना, सोवन इंडिया का हिस्सा है। तो इसीलिए अफगानिस्तान जो है वो बॉर्डर करता है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना? तो इस तरीके से हमें बॉर्डर जो है होते हुए देखने को मिलते हैं। म्यांमार अगर आप यहाँ पर देखोगे वो भी यहाँ पर बॉर्डर करता है। तो इस तरीके से हमें कंट्रीज जो है वो बॉर्डर होती हुई देखने को मिलती है। अब ये जो चीज़ें होती है ये सब इंडिया ईयर बुक जो है उसमें कवर की जाती है। इंडिया ईयर बुक जो है उसमें सारी चीज़ें कवर होती है। अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया ईयर बुक का कोर्स जो है वो भी एमएम एकेडमी ऐप पर शुरू हो रहा है। कब से हो रहा है? आज से ही हो रहा है। तो इंडिया ईयर बुक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा इंडिया ईयर बुक, जहाँ पर स्टैटिस्टिक ये सारी चीज़ें, मतलब इंडिया ईयर बुक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रीलिम्स में, मेंस में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया ईयर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अब आप क्या हो जाएगा, एमएम एकेडमी पर आ जाएगा। तो एमएम एकेडमी में सब आ रहा है यार, एमएम एकेडमी में डाउनलोड करो, मजे करो। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है कि इन डीलिंग विद इंडियाज नेबर्स जेनरसिटी एंड फर्मनेस मस्ट गो हैंड इन हैंड, कमेंट। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है ना वो आपको आते हैं। अब ये आप बोलोगे ये जो चीज़ है ये आई कहाँ से है, तो जो जयशंकर है, ठीक है, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है द इंडिया वे। अब ये जो किताब है इसमें उन्होंने यही चीज़ कही है कि इन डीलिंग विद इंडियाज नेबर्स जेनरसिटी एंड फर्मनेस मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस है वो उठाकर डाल दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जा सकते हैं, है ना?
इसीलिए जो किताबें होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, जो ऑथर्स होते हैं इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें अगर कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है तो वो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर अगर आपको इसका जवाब देना है तो ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहला, यहाँ पर अगर आप देखोगे पास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत सारे जो नेबर्स हैं हमारे, जो टाइज है, काफ़ी शिफ्टिंग हमें देखने को मिली है। मतलब जो पहले इंडिया के एकदम करीब है वो चाइना उस पर बर्डन लाने की कोशिश कर रहा है, चाइना अपना जो डेब्ट ट्रैप है उसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल देखिए, है ना, बांग्लादेश जो है ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो स्टांस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, जो डायनेमिक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रह रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नेबरहुड पॉलिसी को किस तरीके से रिड्रॉ करना चाहिए, नेबरहुड पॉलिसी को हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। इस पर बहुत बड़े सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। हमारी डिप्लोमेसी जो है वो किस तरीके से रहना चाहिए। अब देखिए, इंडिया की जो पॉलिसी है क्या उसे रिवर्क करने की जरूरत है? इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी जो है ये कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इंडिया के लिए कि वो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स रीजन है उसको पूरा एक साथ एक ही जगह पर एक ही तरीके से मोल्ड कर ले, है ना। मतलब अगर आप देखोगे लार्जेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी है वो भी उतनी ही ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स है, ट्रिमेंडस डेफिसिट्स अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, कनेक्टिविटी के टर्म्स में, इंटरडिपेंडेंस के टर्म में। तो यहाँ पर जो रीजन्स है ये अपने समृद्ध नहीं है। क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, अब क्या है कि सभी जो रीजन्स है, सभी जो कंट्रीज है वो एक लेवल तक पहुंच चुकी है। अब उस लेवल तक पे आगे बढ़ना है। तो इसलिए क्या है, इसलिए आप सब एक जैसा सोच सकते हैं कि हाँ कौन से पर्सपेक्टिव से आगे बढ़े, किस पर्सपेक्टिव से आगे बढ़े, तो सब एक लेवल के ऊपर सोच सकते हैं, है ना। अब फर्ज कीजिए ना कि आपका एक ग्रुप है, ठीक है, जहां आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका एक ग्रुप है। अब उसमें सभी के अगर एक बार पूरी जो पढ़ाई है वो हो चुकी है, तो अब सभी यहाँ पर एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो अब उससे ऊपर रिवीजन कैसे करना है उसमें सभी को इजी जाएगा, सभी एक साथ वहां पर रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसमें कुछ लोगों का पूरा हो गया है, कुछ लोगों का शुरू ही हुआ है, कुछ लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं है। ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो वहां पर काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, है ना, कि हम क्या पढ़े, नहीं हमको ये पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है। तो हमारे रीजन में क्या हुआ है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड रीजन नहीं है, उसी के साथ साथ ट्रिमेंडस डेफिसिट है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंस से रिलेटेड। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि अलग अलग इंटरेस्ट हर कंट्री के हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ वेरियस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन डायनेमिक्स जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि चाइना जो है वो ग्रैंड एंट्री यहाँ पर ले रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज है डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो एंगेजमेंट्स हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो एपिसोडिक नहीं रहने चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, कि क्या हमें पॉलिसी किस तरीके से अप्रोच करनी है, नेबरहुड पॉलिसी किस तरीके से रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आया सीधे आप ये पॉइंट जो है वो ढकेल सकते हो, वोमिट कर दो सारे के सारे पॉइंट पेपर पे। ये जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि हमारे एपिसोडिक नहीं रहने चाहिए, इवेंट ओरिएंटेड नहीं रहने चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड रहने चाहिए। इवेंट ओरिएंटेड मतलब क्या, कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया हमने कि हाँ यार देख काम करते हैं, सुनो म्यांमार हम तुम्हारे कंट्री में ना एक ब्रिज जो है वो खड़ा करने वाले हैं, तो करे क्या, म्यांमार बोले हाँ करो, हमारे टाइल्स जो है वो अच्छे हो जाएंगे, हाँ हाँ हमारे टाइल्स तो बहुत अच्छे हैं, जैसे ही वो ब्रिज कंप्लीट हो गया तू कौन मैं कौन। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं रहना चाहिए। हमने यहाँ पर बेसिकली करना क्या चाहिए, हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप है जहाँ पर इमोशंस है, जहाँ पर सब कुछ है, तो वो रिलेशनशिप शादी तक जाएगी, वो रिलेशनशिप आगे तक जाएगी। वहाँ रिलेशनशिप क्या होगी, वी आर ग्रोइंग टुगेदर, वी आर गेटिंग ओल्डर टुगेदर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रेंडशिप बेनिफिट हाँ भैया हो गया वन नाइट स्टैंड खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इवेंट ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड रहना चाहिए हमारा रिलेशन। तब जाकर जो रिलेशनशिप है नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो आगे बढ़ सकती है। फिर अगर कोई भी और इंसान अगर गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश करे, पटा ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहां पर रहनी चाहिए। वी शुड हैव प्लान फॉर कंटिन्यूअस एंगेजमेंट वेरियस लेवल पर। ऑल्सो प्रेजेंट पॉलिटिकल डायमेंशन अगर हम देखते हैं, डोमेस्टिक ड्रिवन, है ना, मतलब बेसिकली क्या है कि यहां पर बांग्लादेश बोलिए जो सीए के लिए कर रहा है ना, जो यहाँ पर पाकिस्तान है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो टाइज होते हैं एक दूसरे कंट्रीज के साथ, वो आइडियोलॉजिकल भी होते हैं, वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी होते हैं, उन सबको हैंडल करना यहाँ पर बहुत जरूरी है।
मतलब क्या है कि बेसिकली इंडिया शुड फैशन इट्स डिप्लोमेसी इन अ मैनर विच डज नॉट गिव राइज टू फीलिंग्स अमंग स्मॉलर नेबर्स ऑफ बीइंग स्लाइटेड या फिर मार्जिनलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग ब्रदर की जो पॉलिसी है, बिग ब्रदर की पॉलिसी, ये यहाँ पर बरकरार रखनी चाहिए, ये यहाँ पर बरकरार रहनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर क्या है कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई एक छोटी कंट्री है, श्रीलंका ले लीजिए, ठीक है, श्रीलंका है, अब वो अगर उसको हम बोल रहे हैं भाई ये तेरा, भाई ये तू मेरा, हम साथ में लड़ेंगे, हम साथ में करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब अगर कुछ आपदा आ गई तो यहाँ पर जो बिग ब्रदर है वो क्या बोल रहा है, अरे मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, अरे प्रॉब्लम हो गया है, अरे ये हो गया है, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर ये जो दूसरा है जो उसका साथ दे रहा चाइना, उसकी तरफ चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो है वो साथ देते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली। हमें यहाँ पर स्मॉल अगर कंट्री हो तो भी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें मार्जिनलाइज जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज यहां पर बहुत जरूरी है जिस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए यहां पर इन डीलिंग विद इंडियाज नेबर्स जनरसिटी एंड फर्मनेस मस्ट गो हैंड इन हैंड। जो मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा था, जिस पे आपको कमेंट देना था, तो ये जो चीज है, ये चीज यहां पर किताब में बोली गई है। तो ऐसा आपको सीधा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब यहां पर जरूरी क्या है, देखिए, व्हाट इज नीडेड फ्रॉम इंडिया मोर देन फर्मनेस इज क्लैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब आप बोलोगे एक वर्ड है, लेकिन ये एक वर्ड जो है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि इसके फेवर में बोलो, इसके अपोज में बोलो, तो आप यहां पर अगर ये वर्ड डाल दोगे ना, वो फ्लैट ही हो जाएगा देखने वाला, ठीक है। हालांकि ये मेरा वो सेंटेंस नहीं है, ये पेपर में आया हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पर जो है जबरदस्त तरीके का वर्ड यहां पर लिया गया है। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है टू अक्यूज एनी ऑफ इंडियाज नेबर कंट्रीज कि वो चाइना के क्लोज जा रहे हैं। चाइना देखो, जो श्रीलंका है चाइना क्लोज चला गया, देखो नेपाल चाइना क्लोज चला गया, देखो म्यांमार चाइना क्लोज जा रहा है। बहुत ईजी है बोलना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है कि एग्जैक्ट टर्म्स जो है वो सेट करना कि यहां पर चाइना के साथ आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब बहुत इजी है बोलना कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो उसके साथ बातें कर रही है, देखो मेरी गर्लफ्रेंड जो है उसके करीब जा रही है, देखो मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहा है। बहुत इजी है बोलना, लेकिन सेट करना, जो टर्म से सेट करना कि देखो अगर बात करना है तो इस तरीके की बात करना, ये होना वो होना ऐसा, है ना। तो अगर हो ही रहा है वैसा तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। समटाइम्स इंडिया जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करता है कि चाइना से जो सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं उसका इस्तेमाल करता है, उसका एक्सक्यूज लेता है। जो नेबरिंग कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पर अपने जो भी चाइना के इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सेप्ट करना, कितना एक्सेप्ट करना, नहीं करना, इसके बलबूते पर। अब देखिए क्या है कि अगर जो जो कंट्रीज है, जैसा मैंने आपको कहा, जो कंट्रीज है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, कहीं पर बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको इकोनॉमिकली डेवलप होना है। तो अब यहाँ पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना बोल रहा है कि मैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, तो अगर आप कितना भी बोलोगे कि यहाँ पर देखो चाइना जो है सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है ना, तो आपने चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो बोलेगा यार हमारी कंट्री मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, हमारी कंट्री पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। इंडिया का जो नेबरहुड है वो हमेशा एंशियस रहता है अबाउट इंडिया कि यहाँ पर जियोग्राफी पर्सपेक्टिव से इंडिया जो है कितनी मदद कर पाएगा, कितनी नहीं कर पाएगा। ओनली वे इसको सॉल्व करने का ओनली वे है इज टू फोकस ऑन क्रिएटिंग इंटरडिपेंडेंस। इस कंट्री में हमें क्या करना है, इंटरडिपेंडेंस जो है वो खड़े करना है। इंटरडिपेंडेंस खड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो है वो इंडिया को मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब सार जो है, सार क्या डेड हो गया, सार का आपको पता है क्या है, इसलिए मैं आपको फिर से वो नहीं ले रहा हूँ। सार बेसिकली अगर आप देखोगे फॉर्मेट जो है सार का, ये आउटडेटेड हो चुका है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड रीजनल कोऑपरेशन एजेंडा जो है अब यहाँ पर कुछ सर्व नहीं कर पा रहा है ना, कि भैया सार जो है वो ये जो रीजन है पर्टिकुलरली ये कुछ अच्छा कर पाएगा, हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे क्या इसको हमने भूल जाना चाहिए, इंडिया ने इससे बाहर निकल जाना चाहिए, इंडिया ने इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बाकी नेबरर्स हैं इंडिया के, जैसे कि जो बाकी हमें नेबर्स देखने को मिलते हैं वो सार्क में इंटरेस्टेड है। इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक ग्राउंड पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर क्या इंडिया ने वहाँ पर निकल जाना चाहिए, इंडिया ने वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाकी कंट्रीज जो है नेबरिंग कंट्रीज वो तो इन्वॉल्व है। सार्क को वर्थवाइल प्लेटफॉर्म देखते हैं रीजनल कोऑपरेशन के लिए। तो ऐसे सिनारियो में अगर इंडिया जो है वो टर्न बैक कर देता है सार्क से, इंडिया जो है वॉकआउट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो चाइना है वो क्या करेगा, वो सार्क को वेलकम करेगा, वो बोलेगा आओ अब मैं यहाँ पर अपनी लीडरशिप जो है वो दिखाता हूँ, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर चाइना उसको ओवरटेक कर लेता है तो फिर हमारे लिए तो और बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, सार्क को डेड बोलना ये गलत है, डॉर्मेंट यहाँ पर, लेकिन अपना वर्चस्व बनाकर रखो उसको, ठीक है, काम मत करना लेकिन अपना वर्चस्व बनाकर रखो, बी ए लीडर। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर क्या दूसरा कोई वे है जहाँ पर हम चाइना का जो फोरे हैं इस रीजन में उसको काउंटर कर सके, उसको रोक सके? देखिए, ऑल दी कंट्रीज इन इंडियाज नेबरहुड जो यहाँ पर डिपेंड है, ठीक है, मच मोर ऑन इंडिया इन द पास्ट आर एडोप्टिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी। मतलब बेसिकली अभी नेबरहुड कर क्या रहा है, अभी चाइना को अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे जो रिलेशन है नेबरहुड कंट्रीज के साथ वो बनाने पड़ेंगे। हम जो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं नेबरहुड कंट्रीज के साथ उसको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। चाइना का जो ट्रेड है उसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, लेकिन चाइना को रोकना है सही नहीं है। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है उसमें बेसिकली बोलता क्या है वो, उसमें क्या बोलता है, अपने मार्क्स अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हो दूसरे के कम कर दो। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि चाइना जो है उसका माल यहाँ पर कम कर दो, यहाँ पर हमें अपना माल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पर हमें पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। तो बेसिकली जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको कोई लेना नहीं है, उनको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर जो चाइनीज वेंटिलेटर्स आ रहे हैं या इंडियन वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। उनको बेसिकली मतलब है कि वेंटिलेटर्स आने चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले कैप्चर करना पड़ेगा, पहले पूरा मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा। ओपन डोर पॉलिसी वो अपना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमें भी क्या करना पड़ेगा, इफ वी ट्राई टू मैच चाइना डॉलर फॉर डॉलर, रोड फॉर रोड, प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर ये सारी चीजें करनी है, हमें अगर वेंटिलेटर्स पहुंचाने हैं, ठीक है, चाइना भी वहां पर वेंटिलेटर भेज रहा है, हम भी यहाँ पर वेंटिलेटर भेज रहे हैं। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है कि जो यहाँ पर वेंटिलेटर पहले लेकर आ जाएगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अच्छी खासी कनेक्टिविटी बनाकर रखी है। चाइना ने रेल बनाए हैं, रोड बनाए हैं, एयरवेज बनाए हैं, सब कुछ बनाया है, जिससे कि चाइना जो है, इंडिया वाला यहाँ से निकल रहा है वेंटिलेटर लेके बैलगाड़ी पे, चाइना वाला वहां से निकला है बुलेट ट्रेन से। कौन जल्दी पहुंचेगा, चाइना पहुंचेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। कनेक्शन जो है वो बनाने पड़ेंगे सभी नेबर्स के साथ थ्रू हाईवेज, रेलवेज, है ना, रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन जो उसको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी अगर हम बना भी लेते हैं कि रोड की कनेक्टिविटी हमने बना ली है, या हाईवे बन रहा है खतरनाक तरीके का, मतलब चाइना के साथ और इंडिया ये दोनों जो है, दोनों ने यहाँ पर सही तरीके के हाईवे बना लिए, दोनों के ट्रक निकले, सेम तरीके के हाईवे हैं, इंडिया का भी और चाइना का भी सेम तरीके का हाईवे है, ठीक है। वो चाइना से निकला अपना वेंटिलेटर लेके, इंडिया वाला इंडिया से निकला अपना वेंटिलेटर लेके। अब वो बोल रहा है कि भाई गाड़ी भी सेम है, रोड भी सेम है, अब देखते हैं कौन पहुंचता है। फिर भी चाइना वाला पहुंचा। अब चाइना वाला क्यों पहुंचा, क्योंकि इंडिया में हमें जो ग्लास टॉप्ड हाईवे है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब क्या कि ट्रक को हाईवे तो नजर आ रहा है, अच्छे तरीके का हाईवे नजर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वहां पर जो ट्रक है उसको रोक दिया गया। कहां जा रहे हो, अच्छा उधर जा रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो, वेंटिलेटर लेकर जा रहे हो, अरे तो भैया हमको पैसा दिया बिना कैसा जाओगे। आवर्स एंड आवर्स वहां पर रोक दिया गया, चाइना वाले को रोका नहीं, चाइना वाला पहुंच गया। ये यहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, आप अगर एक आईएफएस ऑफिसर हो, ठीक है, आप अगर एक आईएफएस ऑफिसर हो, तो आप अगर डिप्लोमेट कहीं पर रखे गए हो, तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया सी यूएस एंगेजमेंट इन साउथ एशियन रीजन, जो यूएस का एंगेजमेंट है साउथ एशियन रीजन में, तो वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने देखना चाहिए एज अ बून कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है कि चाइना अपना वर्चस्व नहीं बना पाएगा, चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर एक कंसर्न जो है वो रहना चाहिए इंडिया के लिए, मतलब कुड गेट कट आउट। तो ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है उसका जवाब देना है कि आप अगर हो आईएफएस ऑफिसर तो आप इसको किस तरीके से देख सकते हो कि एक जो हमारा रीजन है, हमारे रीजन में कोई और आकर यहाँ पर जो हमारा दुश्मन है उससे लड़ रहा है, लेकिन इसको भगाकर अगर ये कैप्चर कर ले तो हमें यहाँ पर साइड लाइन कर दे, तो है ना। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि आप क्या करोगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके किस तरीके के रहेंगे, आप डिप्लोमेटिकली क्या सुझाव दोगे, आप क्या बोलोगे। तो ये पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर बताना है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइए। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, एक न्यूज़ है द इंडियन एक्सप्रेस की, सुप्रीम कोर्ट जो है अपहोल्ड लेवी ऑफ जीएसटी ऑन लॉटरी एंड गैम्बलिंग। देखिए हुआ क्या है कि अभी हाल ही में जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, वो यहाँ पर गैम्बलिंग लॉटरी पर लगाया गया। अब हुआ क्या था कि पहले मतलब कि ये जो है एक पिटीशन दाखिल की गई थी, चैलेंज किया गया था इस चीज़ को कि जीएसटी जो है आप कैसे लगा सकते हो जो लॉटरी है उस पर, क्योंकि इसको आप गुड्स, मतलब क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, जो लॉटरी है गुड्स करके कंसिडर किया, ठीक है। लेकिन ये जो इसका सेक्शन 252 हमें देखने को मिलता है 2017 एक्ट का, उसके तहत यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक पिटीशन दाखिल की गई जो स्किल लोटो सॉल्यूशन है उनके द्वारा, एक ऑथराइज डीलर है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉटरीज का। उसने यहाँ पर क्या बोला कि ये जो है वॉयलेट करता है मेरा फंडामेंटल राइट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गुड्स है इसमें इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, गुड्स में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ऐसा बोला गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपहोल्ड कर दिया लेवी ऑफ जीएसटी कि हाँ भैया ये गुड्स में आता है। मतलब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इंक्लूजन ऑफ ऑक्शनेबल क्लेम इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज गिवन इन सेक्शन 252 ऑफ CGST एक्ट 2017 इज नॉट कॉन्ट्ररी टू लीगल मीनिंग ऑफ गुड्स। मतलब ये गुड्स जो है उसकी मीनिंग में आता है और ये गुड्स है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट कर लो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।